हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम इन्वायरमेंट के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि करंट और स्टैटिक दोनों का कॉम्बिनेशन रहेंगे। एंड वंस यू आर डन विथ योर प्रीमिक्स, आप अपना स्कोर आउट ऑफ 5 कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। सो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डस रिवर यमुना पास थ्रू? ऑप्शंस हैं हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड। राइट। उसके बाद अगर हम ऑप्शंस देखें 1 to 4, 5 and 6, 1, 4, 5 and 6, 4, 5 and 6, 1, 3, 5 and 6 ओनली। तो आप इस स्टेज पे प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और अपना जो भी आपकी मेमोरी में है रिकॉल कीजिए। अगर आपको नहीं आता ये क्वेश्चन तो ट्राई टू गेस, ठीक है, फ्रॉम व्हाट ऑल यू हैव रेड ओवर जितने भी टाइम से आप पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज ऑल्सो। सो सोचें और इसका आंसर मार्क करें, इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1, 2, 4, 5 एंड 6। मध्य प्रदेश से पास नहीं करती, लेकिन मध्य प्रदेश इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द ड्रेनेज बेसिन, ठीक है, क्योंकि जो चंबल है और जो कैन है, both of them are very important tributaries of यमुना रिवर एंड they pass through मध्य प्रदेश। ठीक है, सो अगर हम यमुना की बात करते हैं, सो यमुना इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर है हमारा इन उत्तराखंड। ठीक है, ना यमुनोत्री ग्लेशियर में एक है बंदरपूछ पीक। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने अपने प्री क्योर में भी डिस्कस की हैं आज। तो ये जो इससे बेसिकली ओरिजिनेट होता है, यमुनेत्री ग्लेशियर इज़ दी एट दी हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6400 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद ये जो रिवर है, इट इज़ हैविंग अ लेंथ ऑफ क्लोज टू 1376 किलोमीटर्स। ठीक है, इनफैक्ट गंगा की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना, और गंगा का 40% ड्रेनेज बेसिन जो है वो यमुना ही बनाती है। ठीक है, गंगा के साथ कहाँ पे मर्ज होती है? यू ऑल बी नोइंग दिस, त्रिवेणी संगम कहाँ पे है ये? प्रयागराज। ठीक है, इन इलाहाबाद, इन यूपी। ठीक है, जहाँ पे कुंभ मेला भी होता है। उसके बाद यमुना की बात करें तो काफ़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे आपने सुना होगा कैन, बेटवा, टॉन्स। टॉन्स जो है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कौन सी है? चंबल। चंबल इज़ दी लॉन्गेस्ट। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो लाइक आई सेड, यूके से ये स्टार्ट होती है, फिर हिमाचल में जाती है, फिर बहुत टाइम तक हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे ही इट ट्रैवल्स अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ हरियाणा एंड यूपी। ठीक है, अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ हरियाणा एंड यूपी। ठीक है, फाइनली इट मीट्स गंगा एट द त्रिवेणी संगम। ठीक है, सो यमुना के बारे में प्लीज़ पढ़ते रहिए। और यमुना अभी क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज पल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसका। उसके बहुत कारण हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, घरों का सीवेज है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, बहुत सारे कारण हैं। Okay, now next is regarding cold desert biosphere reserve. It is located in which of the following states? JNK, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। ये भी काफ़ी सिंपल है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसमें। So the correct answer is हिमाचल प्रदेश। Now cold desert biosphere reserve basically वेस्टर्न हिमालयन रीजन में लोकेटेड है। जब भी हम बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ह्यूज, दे कंटेन वेरियस नेशनल पार्क्स, वेरियस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। ठीक है, सो इसका ना रीजन रहता है एक, जैसे हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के मर्जर पे है। ठीक है, तो एक रीजन एक इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इतने बड़े होते हैं। सो कोल्ड डेजर्ट का वेस्टर्न हिमालयन है और इसका एरिया 7770 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और उसमें कौन सी जगह आती है? पिन वैली आता है, चंद्रताल, सरचू एंड किब्बर। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो कोल्ड डेजर्ट के अंदर आते हैं।
उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहो तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ सकते हो। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है? 18। उसमें से कितने मैप के अंडर है? लेटेस्ट मैप के अंडर कौन सा ऐड हुआ है? ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व्स में कौन से एरियाज होते हैं? बफर एरिया होता है, कोर एरिया होता है। उसके बाद अगर हम कोल्ड डेजर्ट के बारे में पता करना चाहें तो यहाँ पे कौन सी वेजिटेशन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे कौन सी बायोडाइवर्सिटी प्रोमिनेंटली मिलती है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। इट इज़ इन लाइन विद आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It helped India become a party to CITES, that is Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. The National Bioconservation Authority was constituted as a statutory organization under this act. It also provided for the establishment of NTCA. तो ये चार हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। आपको इनकरेक्ट बताना है। 1 and 2 इज़ इनकरेक्ट, 3 is incorrect, 2 and 4 is incorrect और 4 only is incorrect. Now we all know, ये तो पता ही होता है कि NTCA तो डेफिनेटली इसी एक्ट के तहत बना है, तो ये गलत हो गया। अब 1, 2 और 3 में, ठीक है, जो 3 है मेरे को वो थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि 48A के इन सिंक हो सकता है, क्योंकि 48A इज़ अ DPSP विच इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। ठीक है, दूसरा भी सही लग रहा है, सो दिस इज़ incorrect. So the correct answer is 3 only, that is B. आर्टिकल 48A जो है वो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपको इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें सेफ गार्ड करना है, उन्हें इम्प्रूव करना है। और ये जो आर्टिकल है ये 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसके तहत एक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके अलावा जो एक्ट है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स, वार्डन्स, उनकी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, उनकी क्या पास होनी चाहिए, ये हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बताता है। देन इंडिया को साइट्स का पार्ट बनने में भी इसने हेल्प करी थी। साइट्स इज़ ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन, और IUCN मेंबर्स की मीटिंग हुई थी, उसके तहत इट वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट द ट्रेड इन इंडेंजर्ड एनिमल और स्पीशीज़। जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनकी ट्रेड को प्रिवेंट करने के लिए ये बना था, और पहली बार जितने भी इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स या एनिमल्स है, उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनी थी। देन दिस एक्ट ऑल्सो प्रिवेंट्स द हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। जो शेड्यूल्ड एनिमल्स हैं, जो 6 शेड्यूल्स में आते हैं, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो स्लीपी क्लासेस पे वीडियो भी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, उसमें हमने शेड्यूल्ड जो 6 शेड्यूल्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया है, तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे जो शेड्यूल 1 में आते हैं एनिमल्स, उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी जाती है। उनकी ट्रेडिंग इज़, उनको हंट करना, उनको कोई भी नुकसान पहुँचाना attracts highest penalties. Then it also provides for licenses for the sale, transfer and possession of wildlife species. Wildlife sanctuaries, national parks की भी जो establishment है ये ensure करता है. Then it also provides you with the provisions for the formation of Central Zoo Authority, which is a central body which is responsible for the management of zoos in India. ठीक है, देन 6 शेड्यूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 का पार्ट 2 ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। और इन एनिमल्स, इनमें वो एनिमल्स आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दे आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, और उनको अगर किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाया जाता है तो हाईएस्ट ऑफेंसेस हो सकते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज हाईएस्ट ऑफेंसेस। देन दे ऑल्सो इंक्लूड स्पीशीज़ दैट कैन बी हंटेड, शेड्यूल 5 में आते हैं, उनको वर्मिन कहा जाता है। Then National Board for Wildlife was also constituted as a statutory organization under the provisions of this act. ठीक है, एंड अगर हम इसकी बात करें नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इश्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। तो जितने भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, NBL ही देखता है। ठीक है, और आइडिया क्या है कि कॉन्जर्वेशन और डेवलपमेंट प्रमोट करना है, और वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करता है। NTCA भी जो एक्ट के तहत ही बनता है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग NTCA ओनली। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी टास्क्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड द मेनी टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। ठीक है, सेकेंड है, इट इज़ हेडेड बाय द मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अगेन यू कैन मार्क योर आंसर्स। ठीक है, यू कैन मे बी पॉज द वीडियो एंड देन मार्क योर आंसर्स। सो द करेक्ट आंसर इज
सी, मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूट के तहत बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है ये, ठीक है। और स्टैट्यूट कौन सा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है। 1972 में जो एक्ट आया था उसको अमेंड किया था गया था 2006 में, उसके बाद फिर NTCA बना था और प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करता है। ऑब्जेक्टिव सही है कि आपको बेसिकली जो भी इंश्योर करना है कि जो टाइगर रिजर्व्स हैं और जो टाइगर्स हैं वो अच्छे से मेंटेन्ड रहें, उनकी मैनेजमेंट अच्छे से हो, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इट इज़ प्रोवाइडिंग अथॉरिटी टू प्रोजेक्ट टाइगर सो दैट इट्स रिकमेंडेशंस आर इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। नर्चरिंग अकाउंटेबिलिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व्स, एड्रेसिंग लाइवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल इन एरिया सराउंडिंग द टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। सो बेसिकली जो इसका आइडिया है, जो इसके पावर और फंक्शंस हैं वो यही है कि टाइगर्स के नंबर को इंक्रीज़ करना है और टाइगर रिजर्व्स की मैनेजमेंट करनी है, राइट। Finally, moving on to the last question. So this is regarding the biodiversity heritage sites. इनके बारे में हमें बताना है कौन सी statements correct है. They are well-defined areas which are unique, ecologically fragile ecosystems, terrestrial, coastal, inland waters, and marine having rich biodiversity. Right? Under Section 37 of Biological Diversity Act, Ministry of Environment may notify areas of biodiversity importance as biodiversity heritage sites. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगेन आप पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 ओनली, ठीक है। जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करती है लोकल बॉडीज़ के साथ, फिर नोटिफाई करती है एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंस एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, ठीक है। और उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए, ठीक है। रिचनेस ऑफ वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज, ठीक है। एंडेमिज्म हाई होना चाहिए, रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज की स्टोन स्पीशीज ऑफ एवोल्यूशनरी significance, wild ancestors of domestic or cultivated species, past preeminence of biological components represented by fossil beds, and having significant cultural, ethical, or aesthetic values, and they are important for the maintenance of cultural diversity with or without a long history of human association with them, ठीक है। सो इनमें से कोई भी एक चीज़ या एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं इन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर टुडेज प्रीमिक्स। अगेन आई वुड से कि अगर कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, राइट। और अपना स्कोर भी ज़रूर लिख दीजिए इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।